दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रंगकर्मी, फिल्म निर्माता, फिल्मकार, साहित्यकार और नाटककार की, जिन्होंने अपने शब्दों और अभिनय से समाज को नई दिशा दी। अनिल कुमार प्रसाद। अभिनय के क्षेत्र में ये अनिल पतंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री अनिल पतंग जी का जन्म बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल प्रखंड के सनहा गांव में हुआ। बचपन से ही उन्हें साहित्य और रंगमंच में गहरी रुचि थी। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा परोरा प्राथमिक विद्यालय से, माध्यमिक शिक्षा बीएन हाई स्कूल तियाय से और उच्च शिक्षा जीडी कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी से एमए डबल किए। धीरे धीरे रंगमंच की दुनिया में पहचान बनाई। इन्होंने कई सामाजिक और यथार्थवादी नाटकों में अभिनय किए। 2015 में बिहार की पारंपरिक लोक कला पर आधारित जट जटिन का लेखन तथा निर्माण किया, जो बिहार और झारखंड के सिनेमा घरों में चली ही दुनिया के 55 देशों के फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुआ और 70 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों पुरस्कारों से नवाजा गया। अनेक छोटे बड़े फिल्मों के निर्माण के बाद लघु कथाओं की ओर ध्यान गया और इस पर कई लघु फिल्में बनाई। उन्होंने नाटक की कई पुस्तकें प्रकाशित की, जैसे दीवार, प्रजातंत्र, कीमत, जट जटिन, सामा चकेवा, डोम कच्छ, एक महर्षि का मूल्य, नाग यज्ञ, लोक कथा रूपक, कहानी संग्रह, सपना बाबू, निबंध संग्रह, रंग संदर्भ सहित दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हैं। बिहार के लोक धर्मी नाट्य रंग अभियान नाट्य पत्रिका का संपादन भी करते हैं। वे दूरदर्शन प्रसार भारती में अधिकारी भी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनकी कला सिर्फ पुरस्कार जीतने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाने और जागरूक करने के लिए है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे समाज की धरोहर हैं, जिनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी। जब एक कलाकार मंच पर खड़ा होता है तो वह सिर्फ अभिनय नहीं करता, वह समाज की आत्मा को आवाज देता है। और ऐसे ही एक सशक्त स्वर हैं अनिल पतंग, एक ऐसा नाम जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बनाई। इनकी हर एक रचना एक सवाल करती है, हर फिल्म एक सोच जगाती है और हर मंचन एक संदेश छोड़ जाता है। आज हम इन्हीं से जानेंगे रंगमंच की ताकत क्या है, समाज में कला की भूमिका क्या है और आज की युवा पीढ़ी को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए स्वागत करें कला, साधना और समर्पण के जीवंत उदाहरण अनिल पतंग जी का। सर, आपसे मिलकर खुशी हुई बहुत। मुझे भी जी सर। तो रंगमंच के बारे में सर कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे। पूछिए सर, तो वर्तमान समय में रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, रंगमंच संपूर्ण ह्यूमन साइंस है और जो हम गतिविधि करते हैं, स्टेज पर करते हैं, वही रंगमंच नहीं है। रंगमंच हम जो भी जीवन में करते हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र में नाटक की परिभाषा कुछ इस प्रकार की गई है, त्रैलोक्यास सर्वस्व नाट्यम भावानुकीर्तनम, यानी तीनों लोगों के समस्त भावों का अनुकरण ही नाटक है या उसका अनुकीर्तन ही नाटक है। तो सवाल है कि हम जो करते हैं सब नाटक के अंतर्गत आता है। हमारी सारी गतिविधियां नाटक के और रंगमंच के समीप। क्या डिजिटल युग में थिएटर की प्रासंगिकता कम हुई है या बढ़ी है? देखिए, डिजिटल समय के अनुसार हर चीज में प्रगति होती है। आज जो डिजिटल का युग आया है, उसमें से मुझे तो लगता है कि इन सारी समस्याओं में काफी माने कोई समस्या इस तरह से नहीं आई है कि उसमें कोई कमी आई है, वृद्धि आई है। जैसे आप नाटक देख रहे थे, उसको लाइव किया जा सकता है और लाइव किया जा सकता है, संपूर्ण दुनिया में लोग देख सकते हैं जी। आप जहां देखना चाहें उस नाटक को देख सकते हैं। तो सवाल है कि उसका तो और उसमें
हम कंप्यूटर के थ्रू उसमें तरह तरह के संगीत, तरह तरह का वातावरण, तरह तरह के दृश्य क्रिएट भी कर लेते हैं। जी तो ये सब तो डिजिटल युग का लाभ है, जो कि उस समय बड़ी मुश्किल होती थी पहले। सर, आगे हम बढ़ना चाहेंगे। आज की दर्शकों की सोच पहले से कितनी बदल गई है? दर्शकों की सोच को क्या कहिएगा, ये आम लोगों की सोच कहिए, दर्शकों की सोच नहीं। अब लोग चूंकि घर बैठे बहुत सारे कार्यक्रमों को देख लेते हैं, और जिस नाटक को आप देखने जा रहे हैं उसको भी घर से देख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में थिएटर में जाना कोई जरूरी नहीं समझते। और हिंदी नाटकों की स्थिति तो और भी खराब है। दूसरे जैसे बंगला नाटक का लीजिए या मराठी नाटकों की लीजिए, वहाँ दर्शक होते हैं, जी आपके प्रेक्षागृह भरे होते हैं। लेकिन अपने यहाँ हिंदी में व्यावसायिक रंगमंच एक तो है ही नहीं। अगर व्यावसायिक रंगमंच के तौर पर स्थापित भी करना चाहे तो सफलता नहीं मिल रही है उस अनुपात में, जिस अनुपात में बंगला और मराठी वालों ने किया। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। छोटे शहरों में रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? छोटे शहरों में पहले तो थिएटर का प्रशिक्षण होना चाहिए। लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, चूंकि गांव में पर्शियन थिएटर होता रहा है, अभी भी हो रहा है। वो उसी को देखते हैं लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी जब बेगूसराय आया था तो मेरे दिमाग में पर्शियन थिएटर की ही बात थी। यहाँ तो डॉक्टर पी गुप्ता से जो भेंट हुई, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट मॉडर्न थिएटर का डाला, और उसके बाद से हमने उस दिशा में काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने फोक थिएटर का वो कुछ फुट हमारे अंदर समाविष्ट किया। उसके बाद हम लोक कला की तरफ जुड़ गए, फोक आर्ट की तरफ जुड़ गए, और लोक नाटकों की रचना करने लगे, उसकी प्रस्तुतियां करने लगे। क्या आज का रंगमंच क्या आज का रंगमंच सामाजिक सरोकार निभा पा रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत मैंने थोड़ा सा मुश्किल वाला। आज अभी जो चल रहा है सरकारी, देखिए सरकारी योजना जो बनती है तो उस योजना का लाभ तो लोग लेते हैं, उसका दुरुपयोग बढ़ जाता है। आज न थिएटर में अनुदान की प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार उसमें मदद कर रही है, कला संस्कृति विभाग करोड़ों करोड़ रुपए लुटा रही है इस पर। और हमारे बेगूसराय में दर्जनों, कई दर्जन संस्थाओं को लगातार वो अनुदान मिल रहा है। उसमें तो एक एक व्यक्ति 3-3 संस्था बना चुके हैं। मेरी संस्था एक नवतरंग थी किसी जमाने में, जो सबसे अच्छी संस्था मानी जाती थी और बहुत सक्रिय थी। आज उसके सभी सदस्य एक एक संस्था बना के बैठ गए हैं उस अनुदान के चक्कर में, और वो अनुदान लाते हैं, और अनुदान को वो किस तरह से वो बिल्कुल पचाया जाए, बंदर बाट पचाया जाए, बंदर बाट नहीं, पचाया जाए, इसीलिए उसका वीडियो कराना, अखबार में देना और उसका ऑडिट कराना, ये मुख्य हो गया है। और नाटक की उत्कृष्टता, उसके प्रति जो समर्पण है, ये घट गया है। सर, आप किन महान रंगकर्मियों से प्रेरित हो रहे हैं? ऐसा किन्हीं का नाम बता सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे हम लोग सुनते हैं हबीब तनवीर, विजय तेंदुलकर, राकेश मोहन जी का, तो आप किन से प्रभावित हुए सर? देखिए, असल मैं तो गांव में रहता था, अपने गांव में। हमारे गांव में दुर्गा पूजा समिति थी, दशहरा में नाटक हुआ करता था पर्शियन शैली का। मैं छोटा था तो बैठता था उसके रिहर्सल में। तो रिहर्सल में जब बैठता था तो लोग कहते थे ये ले आओ, वो ले आओ। हम इसी चंडेली में रहते थे, और एक बार भक्त प्रहलाद का रोल मिल गया। पढ़ने में कुछ अच्छा था, लोग कहते हैं, और वो 35 पृष्ठों का था। तो 35 पृष्ठों का था तो उसको रट तो गया। अब उसको अभिनय करने की कोई खास ट्रेनिंग थी नहीं, जैसे तैसे प्रॉम्प्ट पर होता था। उसमें हुआ क्या, हिरण्यकश्यप एक बार उसको पहाड़ पर से फेंकता है। तो पहाड़ पर से फेंकता है तो हिरण्यकश्यप ऊंचाई से जो फेंक रहे थे विंग्स में, उसको कैच करने के लिए लोग खड़े थे। उठा के जो फेंक दिया उसमें, मुझे तो ऊँग सा रहा था, और उस फेंक दिया तो एक बार डर से चिल्ला पड़ा, बाप रे। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा अभिनय हुआ। तो प्रेरणा तो वहीं से मिली, अपने गांव से मिली, घर से मिली। ऐसे बड़े बड़े नाटककारों और नाटकों के बारे में तो बाद में धीरे धीरे जाना हबीब तनवीर कौन है, बंसी कौल कौन है, और दूसरे लोग कौन है, बीबी कारंत कौन है। फिर तो सबसे भेंट भी हुई,
सबसे बातचीत हुई, फिर रंगमंच की पत्रिका निकालने लगा, तो उसमें और सारी बातें आई, और सारी रचनाएं आई, तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया। अच्छा सर, आज के समय में ओटीटी और सिनेमा के दौर में लाइव थिएटर का भविष्य कैसा है? देखिए, सिनेमा, ओटीटी, ये तो सब लगभग की ही चीज है। तो इसमें होता क्या है, वहाँ तो ये थिएटर को ही वो क्या करते हैं, उसको वो स्वरूप में बदल देते हैं, वीडियो में बदल देते हैं। मूलतः तो थिएटर ही है, मूल उसका अभिनय ही है, मूल सब वही है, लेकिन उसी का जो युग के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है, माध्यम में परिवर्तन आता है। जिसको हम लाइव सामने सामने देखते थे, अब उसको अपने टीवी पर, मोबाइल पर या अन्य दूसरे ये इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों पर हम देख पाते हैं। क्या आपको लगता है समाज के संवेदनशीलता कम हो रही है? बहुत, समाज में तो संवेदनशीलता शून्य के करीब पहुंच गई है। आज जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था तो सिर्फ कुर्सी पाने और पैसे मिले कमाने की व्यवस्था है। शेष व्यवस्था आज कहीं नहीं है। देख रहा हूँ, लोग को धर्म के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, धर्म के साथ उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और हम लोग ज्यादातर धार्मिक होते चले जा रहे हैं। अपने बच्चों को भी पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति जोड़ते चले जा रहे वो हैं। धार्मिक भी जो अंदर से नहीं, सिर्फ बाहरी दिखावा, जो देश के लिए घातक है। घातक। आज चीन क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि चीन के बच्चे काम करते हैं, विज्ञान के लिए काम करते हैं, वहाँ धर्म का प्रधानता नहीं। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे भी जय सिया राम जय सिया राम, पैदल जाते हैं देवघर। मैं एक सवाल करता हूँ, लोगों से बुरा लगता होगा, कुछ लोगों को लगता भी है, कि भगवान शंकर या शिवलिंग हमारे घर के बगल में भी मंदिर में स्थापित है, और शिवलिंग वहां भी है। अब हमको बताइए कि अगर शिव की धारणा हमारे अंदर है, और खड़ग खंड में गए, वो कहते हैं खड़ग, वो कण कण में भगवान है, तो अपने घर के पास के शिवालय को छोड़ करके पैदल दंड देते हुए, शरीर को नापते हुए यहाँ से देवघर तक जाते हैं, और अपने को बीमार भी कर पाते हैं, बहुत लोगों की जान चली जाती है, और वहां जाके किस भोला बाबा को पाते हैं? अगर ईश्वर एक है तो वो यहाँ भी है, वहां भी है। अगर सच्ची बात है, मैं तो धर्म को एक लाइन में परिभाषित करता हूं कि आप किसी का बुरा न सोचें, न सोचिएगा तो कीजिएगा भी नहीं। किसी का बुरा सोचना या करना, न सोचना, यही धर्म है। और आप बकिया किसी का उपकार कर सकिए, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। हो सकता है आपका हित नहीं कर सके, लेकिन कम से कम अहित तो न करे। लेकिन धर्म का अर्थ यह नहीं है। धर्म का नाम है गंगा स्नान, धर्म का नाम है प्रयाग स्नान, धर्म का नाम है वहां जाना। ये धार्मिक, इससे पाप कटता है, पाप करता। ये सब ठगने वाले लोग आप देखते हो कि ट्रैक्टर में बांध के हनुमान जी और शिव जी को खींचते भी हैं तोड़ के। वही लोग जो अपने को सनातनी कहते हैं, वही लोग हजारों लोग मारे जाते हैं कुंभ में, अब बताते हैं कम। तो ये सारी बातें जो हैं, क्या बता रही है? वो जानते हैं, वो हम लोग को सिर्फ ठगते हैं, धर्म के नाम पर हमें जोड़ के हमें कमजोर करते हैं, और बिल्कुल मानसिकता इसलिए बदलती है। क्या कला और साहित्य आज भी समाज को बदलने की ताकत रखती है? निश्चित, बहुत अधिक। कला तो समाज को पूर्ण, यही तो हम जो संप्रेषण का माध्यम जो है, जो अपनी बात हम कहते हैं कला से, उसी को तो कला कहते हैं। चित्रकला के माध्यम से कहते हैं, वक्तृत्व कला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। 64 भेद कलाओं के बताया बादशाह ने, और उस भेदों में हम जो अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, इसका जो माध्यम है, वो माध्यम बदल सकता है। और उसमें जो कला माध्यम है, जो मंचीय माध्यम है, वो सबसे सशक्त है। आप जानते हैं, एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक ने एक ऐसे लड़के का, जो झूठा किसी का बीड़ी पीता था, झूठ बोलता था, परीक्षा में चोरी करता था, ऐसे मोहनदास को महात्मा गांधी बना दिया इस नाटक ने। सर, वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक माहौल में कलाकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि होने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिएगा, कला के जो माध्यम है,
उसको राजनीतिक दलों से जोड़ा जा रहा है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने सिद्धांतों को उन कलाकारों के माध्यम से हम लोग को जनता पर थोपने का प्रयास कर रही है और जनता को निकम्मा बनाने का सबसे बड़ा प्रयास हो रहा है। श्याम जी, ये दिक्कत क्या है कि आज जो देख रहे हैं कि इतने राशन बट रहे हैं, इतने अनुदान बट रहे हैं, खैरात बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, पेंशन बट रहे हैं मुफ्त का, ये सारी बातें लाभकारी क्षणिक जरूर लगता हो, कुछ देर के लिए लाभकारी लग रहा हो, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। देश गर्त में जा रहा है, देश कमजोर हो रहा है, देश के लोग नाकाम हो रहे हैं। जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन वे किसी काम कहाँ जाएंगे, और एक न एक दिन तो बंद होना ही है, कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो गया, सोना चला गया 1,60,000 70,000 पर चला गया। क्यों हो गया? आज भी देखे थे कि सोना, रिजर्व बैंक से सोना गायब भी हो रहा है। अब क्या कीजिएगा, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। कुछ बड़े बड़े लोग हो रहे हैं, 200 एकड़ 150 एकड़ 167 एकड़ में लंदन में घर बना के रह रहे हैं, और हम यहाँ देश के विकास की बात कर रहे हैं। क्या कलाकार को तटस्थ रहना चाहिए या सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए? दिनकर ने कहा था, जो तटस्थ है उसका भी लिखेगा इतिहास। तटस्थ तो होना नहीं चाहिए ना। तटस्थ क्या, आप बोलिए ना साफ, लेकिन साफ बोलने वाले लोग नहीं है, सब सत्ता के पिछलग्गू हैं। जो सत्ता के पिछलग्गू हैं उन्हीं को सरकारी सम्मान मिलेगा, उसी को सरकारी अनुदान मिलेगा, उसी को सरकारी सुविधाएं मिलेगी। बकिए लोगों के खिलाफ तो सीबीआई और वो सारे लोग चलेंगे, वो नुकसान में रहेंगे। आपके अनुसार आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? सबसे बड़ी समस्या हमारे ख्याल से इस देश में है मुफ्तखोरी और मिथ्या धर्म का प्रचार और दूसरे धर्मों से घृणा उत्पन्न करना लोगों में। ये सबसे बड़ी समस्या देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या रंगमंच समाज का आईना है या बदलाव का माध्यम? दोनों है, आईना भी है, बदलाव का माध्यम भी है, लेकिन रंगमंच को रंगमंच रहने दीजिएगा तब तो। इसको तो सरकारी अनुदान देके उसको सरकार अपनी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में संलग्न करा लेता है। अनुदान भी उसी को मिलते हैं जो उनका जय जयकार करता है, उसको ज्यादा मिलते हैं अधिक से, वो तरह तरह के उसमें लाभ लेते हैं। सर, क्या आज की युवा पीढ़ी कला और साहित्य से दूर होती जा रही है? बिल्कुल। आज तो हमारे गार्जियन पैकेज खोजते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, बस इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जब हम जाते हैं अपने बेटी की शादी करने के लिए, लड़का क्या है, पुलिस विभाग में है, वो दरोगा है, तो उसका दरमाहा तो अच्छा है, तो दरमाहा तो अच्छा है ही, ऊपरी कमाई बहुत होती है। ये ऊपरी आय जो है, ये ऊपरी आय बड़ा मुश्किल करता है। सब लोग इसी की तलाश में भटक रहे हैं। इसकी चर्चा प्रेमचंद ने भी की है। सारे लोग ऊपरी आए, नमक का दरोगा जी, तो सारी चीजों के बारे में क्या कहा जाए। आज ये तो आईना भी है, दर्पण भी है, अब उसका बदलने की ताकत तो है इसमें, लेकिन बदलने की क्षमता धीरे धीरे घटती जा रही है। क्या सोशल मीडिया युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? कम कर रहा, बढ़ा रहा है। कैसे आप कहिएगा, तो उसके व्यवहार पर निर्भर करेंगे। ये सवाल बहुत दिन से उठ रहा था, विज्ञान वरदान है क्या अभिशाप? तो विज्ञान वरदान तो है, लेकिन उसके प्रयोग पर निर्भर करेंगे। चाकू है सब्जी छीलने के लिए या दूसरे चीज का इंतजाम करने के लिए, उसको भोंकना शुरू कर दीजिए, तब क्या होगा? कलम है लिखने के लिए, किसी के आंख में भोंक दीजिए, क्या होगा? तो उसका तो कैसा प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, बच्चे के हाथ में, छोटे से बच्चे जो बेड पर पड़े हुए उनके हाथ में भी है, और वो क्या खुल जाता है, खोलते नहीं, अचानक भी खुलता है। अचानक खुल गया एक सेक्स का दृश्य, लाइव सेक्स का दृश्य, अब बच्चे देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा उसको, अब उससे चटक पड़ गई। और एक बार मोबाइल में देखते हैं तो वो बार बार आते रहता है, उस तरह का बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो आप अंदाज कर सकते हैं कि बच्चे कितने बर्बाद हो गए। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज कोचिंग में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, घर घर में किसान मजदूर के यहाँ जाइए और देखिए छोटे छोटे काम करने वाले, ये राशन पर जीने वाले
औरतों मर्दों के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल फ्री मिलता है, लोन पर फोन। लोन पर। ये तो देश, लोन किसका, फोन किसका, लोन किसका, मोबाइल का रिचार्ज किसका, सब उसी बड़े पूंजीपतियों का है जो घर घर से पैसे लेकर लूट के चला जाता है। माइक्रो फाइनेंस के नाम पर एक नए आ गए हैं सब। सर। जो युवा रंगमंच में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? एक तो मुश्किल है, रंगमंच में भी करियर अब बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। करियर बना के लोग फिल्म में जाएंगे, फिल्म में इतने खानदानी लोग बैठे हुए हैं कि एक्टिंग में लगे हुए हैं। मेरा बेटा भी गया, जब जाने लगा तो हमने उसे एक ही सीख दी थी कि बेटे, थोड़ा दिखाने के चक्कर में एक्टिंग में मत लग जाना, टेक्निकल साइड में जाओ। बस आर्ट डायरेक्शन में लगा, BHU से पास किया था और आज बड़ा आर्ट डायरेक्टर है। उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड तक मिला और अवार्ड मिला, सारा कई बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो वो भी सुखी है, वो भी खुशी है, मुझे भी गर्व है। एक्टिंग में जाता तो आज कहीं बोक के रिक्शा खींच रहा होता वहाँ बम्बई। अब रिक्शा जो खींचते उसमें ज्यादातर हीरो बनने के लिए गए थे। बम्बई में जो सब्जी बेच रहा है लड़का, जो ऑटो चला रहा है, आप उससे पूछ के देखिए, तो ज्यादा लोग गए थे हीरो बनने के लिए। क्या आज की युवाओं में सर धैर्य की कमी हो गई है? ये तो धैर्य की कमी सबों में हो गई है, युवाओं की क्या कही। युवा तो देखते हैं हमसे, माता पिता से देखते हैं, वो लोग चाहते हैं तत्काल एकाएक अरबपति खरबपति करोड़पति बन जाए। कैसे बने इससे मतलब नहीं, जैसे बने। वो सही मार्ग हो, गलत मार्ग हो, कोई हो, पैसा आना चाहिए। सर, क्या थिएटर युवाओं के व्यक्तित्व विकास में मदद कर सकता है? खूब। ये व्यक्तित्व विकास का तो माध्यम ही है, क्योंकि थिएटर में वह है कि तज ज्ञानम तज शिल्पम नसा कला नसा विद्या नसा योगो तस्मिन दृश्यते। मैंने इसमें सारे शिल्प, सारे कलाएं, सारी चीजें नाट्यशास्त्र वर्णित है, सब चीज इसमें सन्निहित है। अब थिएटर में देखिए क्या नहीं है, एक हजाम का काम है, एक दर्जी का काम है, एक मेकअप मैन का काम है, एक कारपेंटर का काम है, मैंने सारा का काम, एक्टिंग ही नहीं है, ये सारा काम थिएटर में सन्निहित। इसलिए शायद भरत मुनि ने इन्हें पांचवा वेद रखा है। पांचवा वेद तो इसे कहा ही गया। पांचवा वेद तो जब इसकी स्थापना हुई, 4 वेदों की रचना हुई, उसमें लिखा गया कि शूद्रों का पढ़ना मना है, अगर पढ़ेगा तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। तो देवता लोग चिंतित हो गए। देवता लोग ब्रह्मा के पास जाके बोले कि महाराज अब वो लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने भरत को बुलाया, कहा कुछ ऐसा करो कि एक इन लोगों के लिए भी कुछ हो जाए। तो भरत ने एक नाटक उनको कहने के लिए गए कि न वेद व्यवहारो एवं संस्राव्य शूद्र जातिषु तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सर्वर्णिकम। उन्होंने लिखा कि चूंकि 4 वेद शूद्रों के लिए वर्जित है पढ़ना, इसीलिए मैं पंचम वेद की रचना करता हूँ जो सभी वर्णों के लिए। सर, नई पीढ़ी को भारतीय रंगमंच की विरासत से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, नई पीढ़ी समझ रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, लेकिन दिक्कत है। देखिए, हर जगह जब पैसा आ जाता है ना तो परेशानियां शुरू हो जाती है। हम लोग जब थिएटर करते थे तो कोई कलाकार रिहर्सल के लिए खर्चा नहीं मांगता था, आता था अपने पैसे से। लड़कियां अपना रिक्शा भाड़ा लगा करती थी, उसके माँ बाप पहुंचा देते थे, और रिहर्सल में कभी भुंजा खिलाते थे, कभी नहीं भी खिलाते थे। ऐसी स्थिति में भी वो लोग करते थे, और 2-2 रुपये का चंदा मांग के हम लोग नाटक किया करते थे। बेगूसराय में भी टाउन हॉल का पहला ईंटा से जोड़ा, फर्स्ट ब्रिक से उसका नक्शा पास करवाया। आज टाउन हॉल को लोग छोड़ चुके हैं। एक बार भी ये नील पतंग जब मंच पर जाते हैं तो कोई घोषणा नहीं करता है कि दिनकर भवन के सचिव, बढ़िया रंगकर्मी, ये डायरेक्टर, वो डायरेक्टर। हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरी दिनकर भवन आम जनता की संपत्ति है, और इसको हमारे कलाकारों ने डुबो दिया है। दिनकर भवन का सेक्रेटरी अनिल पतंग क्यों, मैं क्यों नहीं? मैं तो कहता बनो ना, हम तो रिजाइन कर दिया 21 में ही। अब नहीं कलेक्टर स्वीकार करता था, हम क्या करें? आप लोग तो बस खाली नुक्सा खोजते रहते हैं। और ये स्थिति है कि ये दिनकर भवन समिति को कोई स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण ये प्रशासन के गिरफ्त में चला गया और इसका दुरुपयोग हो रहा है। सर, क्या आज का थिएटर संघर्ष कर रहा है?
कम संघर्ष कर रहा है वो घट गई है, उसकी गति घट गई है। अब बिना संघर्ष के ही उसको लाभ मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन कराइए, 3 साल का अखबार का कटिंग वोटिंग जमा कर लीजिए, जब 3 साल पूर्ते ही अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए, कुछ न कुछ मिलता चला जाएगा। थोड़ा दिल्ली पटना आगू पीछे दौरा कीजिए, वो उससे भी मिलता है। अच्छा, क्या सरकार को रंगमंच के लिए अधिक सहयोग देना चाहिए? सरकार तो दे ही रही है। सरकार को कहिएगा, सरकार तो दे ही रही है। इसके लिए कला संस्कृति विभाग है, कला संस्कृति पदाधिकारी हर जिले में पोस्ट कर दिए गए हैं। एक से एक योजना है। कलाकारों को पेंशन मिलना है 3,000 रुपया प्रति माह, जो 60 वर्ष से अधिक के हैं, जिनको पास वो 1,20,000 से कम जिसकी वार्षिक आय है। और इस तरह से कलाकारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वहाँ कुछ गुरुओं का हो रहा है, वो गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की गई है। सरकार तो चाह रही है, लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं। पेंशन के लिए ऐसे लोगों ने आवेदन कर दिया है जो डिजर्व नहीं करते, जिनके पास बहुत पैसे है, पहले से बहुत कमाते हैं, उसके बाद भी अप्लाई कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अब सारी योजनाएं जो सरकार की बनती है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, यही दुर्भाग्य। अगर सर आपको आज के युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को एक संदेश देना हो तो आप क्या देंगे सर? मैं तो यही संदेश दूंगा कि यथार्थ को सोचिए, विज्ञान से जुड़िए, मिथ्या धर्म आडंबर और ये सांप्रदायिक पचड़ों में न पड़िए, झूठे लुभावने और ये इस तरह के नारों से अलग रहिए, मुफ्तखोरी से बचिए, तभी देश का कल्याण हो सकेगा। और ये सारी चीज़ें देश पर हावी हो गई है, जिसके कारण हमें तो बड़ी निराशा है। हम तो 75 अब पार होने को हैं, लेकिन हमारे बाद की पीढ़ी बड़े कष्ट में होंगे, यही मेरा अंदाजा है। चलिए सर, आपने हमारे सारे सवाल का जवाब आसानी से दिए। मैं सर इसके लिए धन्यवाद रहूँगा सर हमेशा, और करता रहूँगा। अरे सर, इसके लिए धन्यवाद देने की क्या जरूरत है श्याम जी, ये तो काम है। हम लोग तो बातचीत ही करते रहते हैं। हम तो चाहते हैं कि कुछ हो, हम तो चाहते हैं कुछ हो, लेकिन लोग जब कुछ चाहता है, कुछ सच बात बोलता है, तो उसको किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। जबकि इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम सच बोलना चाहते हैं, और सच बोलेंगे, कहेगा आप सच काहे बोल रहे हैं, अब फल्ला पार्टी से जुड़े हुए होंगे। अब सच बोलने वाला को वो अलग पार्टी का नाम दे देता है उसका। अब ये सब मुश्किल है थोड़ा सा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उसको क्या सार्थक बातचीत के लिए। और आपका चैनल कौन सा है? जी सर, मेरा नाम श्याम सुंदर B9 करके है, बेगूसराय 9 B9 सिर्फ। अच्छा, B9 जो है, B9 चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। और फिर इसको सब्सक्राइब तो मैं तो करूंगा ही, और लोग भी करें और देखें इसको। जी सर, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।